पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट ने सोना से कहा, क्या तुम मेरे साथ मर मर के जी पाओगी? उसकी बात सुनकर सोना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। सम्राट सोना से आगे कहता है, इस तरह से मुझे हैरान नजर से देखना बंद करो, काव्या के मिलते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सोना सम्राट की बात पर धीरे से बोली, मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे तलाक मत दीजिए, हम दोनों का रिश्ता। सम्राट सोना की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, हमारा रिश्ता बेबुनियाद है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। सोना ने एक गहरी सांस लेकर बोली, हमारी शादी को मुश्किल से हफ्ता भर हुआ है, हम तलाक लेना चाहे तो भी बिना किसी ठोस वजह के कोर्ट हमें तलाक नहीं लेने देगा। कम से कम 6 महीने साथ में रहना होगा। सम्राट अपनी आंखें छोटी छोटी करके बोला, ये सब मेरे ऊपर है, मैं पल भर में डिवोर्स ले सकता हूं, इसलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सम्राट की बात पर सोना कुछ नहीं कहती, फिर कुछ देर शांत रहकर कहती है, अगर हम दोनों को तलाक लेना ही है तो मैं अभी इसी वक्त अपने घर जाना चाहूंगी। सम्राट ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूं? अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ कि तुम्हारी भाई ने ऐसा कुछ किया है या नहीं। जब तक ये बात साफ नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मेरे घर में रहना होगा। सोना अवश थी। सम्राट की बात पर सोना हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन सम्राट ने बीच में ही कहा, शट अप और चलो यहां से, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तुमने मेरा। सम्राट के बात पर सोना कुछ नहीं कहती, उसके पीछे पीछे उसके गाड़ी की तरफ चली जाती है। रास्ते में सम्राट का फोन बजने लगता है। सम्राट फोन देखता है, उसका असिस्टेंट राघव उसे कॉल कर रहा था। सम्राट ब्लूटूथ लगाते हुए कॉल अटेंड करता है। दूसरी तरफ से राघव ने कहा है, हेलो बॉस। सम्राट राघव की बात पर एरोगेंट आवाज में बोला, क्या तुम मुझे सिर्फ हेलो कहने के लिए कॉल करते हो? जो काम है सीधा सीधा बोलो, बकवास मत करो। राघव सम्राट के गुस्से भरी आवाज सुनकर समझ जाता है कि सम्राट का दिमाग बहुत खराब है, इसलिए वो चुप हो जाता है। जिस पर सम्राट ने इस बार चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने अपने फोन का बिल बढ़ाने के लिए मुझे कॉल किया है? अगर ऐसी बात है तो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करो, मुझे नहीं। राघव ने सम्राट के चिल्लाने पर जल्दी से कहा, आई एम सॉरी बॉस, राजीव सर आज नहीं आए हैं और यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है। मिताली मैडम यहाँ आकर तमाशा कर रही हैं जब उन्हें पता चला कि आपकी शादी हो गई है। सम्राट ने राघव पर चिल्लाते हुए कहा, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए तुमने मुझे कॉल किया है? क्या तुम खुद उससे निपट नहीं सकते? राघव सम्राट की बात पर परेशान होकर बोला, बॉस वो मीडिया वालों को लेकर आए हैं और आपको पता है मीडिया वाले कैसे अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए मसाला लगाते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं आएंगे तो हालत खराब हो सकती है। सम्राट राघव की बात पर एरोगेंट आवाज में बोला, आई एम कमिंग। राघव ने ओके बॉस कहकर कॉल कट कर देता है। सम्राट सोना को देखता है जो उसे ही देख रही थी। सम्राट ने उसे देखते हुए बोला, मौका मांग रही थी ना, दिया तुम्हें एक मौका, चलो मेरे साथ। सोना कंफ्यूज होकर सम्राट की तरफ देखने लगती है, लेकिन सम्राट बिना उसकी कोई बात का जवाब दिए अपनी गाड़ी सीधा ओबरॉय कॉरपोरेशन ले जाता है। कुछ देर में उनकी गाड़ी ओबरॉय कॉरपोरेशन के सामने आकर रुकती है। सारे बॉडीगार्ड आकर उसे कवर कर लेते हैं। मीडिया वाले भी वहां आ जाते हैं। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर ओबरॉय, क्या ये सच है कि आपने कुबेर कपूर की बेटी शनाया कपूर से शादी नहीं की बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से शादी की? क्या आपका अफेयर उनके साथ था? सम्राट उसकी तरफ गुस्से से देखता है कि दूसरा रिपोर्टर ने कहा, क्या आपके नाजायज संबंध मिताली के साथ होने की अफवाह सच है? क्योंकि आज ही मिस मिताली ने अपने अकाउंट पर ट्वीट किया है कि आपका और उनका पिछले 2 सालों से रिश्ता है। हाल में ही वो अपने सूट के लिए कुछ महीनों से कनाडा में थी, जिसका फायदा उठाकर आपने अपनी वाइफ से शादी कर ली। सम्राट ने एक गहरी सांस लेकर एरोगेंट आवाज में बोला, अब अगर कोई भी बकवास आप में से किसी ने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे रिपोर्टर्स उसकी तस्वीर खींचने लगते हैं कि सोना कार से बाहर आती है। सभी लोग हैरानी से सोना को देखने लगते हैं। सोना अपने चेहरे पर एक मैच्योरिटी लिए सम्राट के हाथ पर हाथ रखकर मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोली, आप सबको जो भी सवाल पूछने हैं मुझसे पूछिए। ये सुनकर सम्राट भी उसकी तरफ देखने लगता है। उन मीडिया वालों में से एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप दोनों ने लव मैरिज की है? सोना हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप बताइए, हम दोनों की जोड़ी को देखकर क्या हम दोनों मेड फॉर ईच अदर नहीं लगते? जिस पर दूसरा रिपोर्टर कहता है, क्या आपको पता है आपके पति के दूसरी औरतों के साथ रिश्ते हैं? सोना उसकी बात पर बोली, क्या आपने कभी मेरे पति को किसी और औरत के साथ देखा है मेरे अलावा? सोना के बार बार सवाल करने पर सभी रिपोर्टर उसकी तरफ देखने लगते हैं, तो सोना दूसरे रिपोर्टर की तरफ देखते हुए कहती है, आपने कहा कि मेरे पति को किसी और के साथ देखा गया है। किसी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि उनके और मेरे पति के बीच 2 साल से रिलेशन है। अगर मैं कहूं कि हम दोनों चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तब आप क्या कहेंगे? सोना के सवाल पर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। सम्राट खुद भी हैरानी से सोना को देख रहा था।
सोना ने जिस रिपोर्टर से सवाल किया था वह रिपोर्टर सोना से कहता है, लेकिन अभी तक आप कभी भी मिस्टर ओबरॉय के साथ एक बार भी नजर नहीं आए हैं, तो हम कैसे यकीन कर ले कि आप उनके साथ चाइल्डहुड रिश्ते में हैं। सोना उस रिपोर्टर के बात पर बोली, एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि कोई भी 2 कौड़ी की मॉडल आकर मेरे पति के साथ नाजायज रिश्ते की दुहाई देगी और मैं उसकी बात पर यकीन करूंगी, जबकि मैं तो क्या अभी तक मीडिया में भी मेरे पति के साथ किसी लड़की को नहीं देखा गया, यहां तक कि जिसके साथ इनकी शादी होने वाली थी उससे भी नहीं। एक रिपोर्टर सोना की बात पर बोला, लेकिन 2 साल पहले यह बात मीडिया में काफी अच्छी तरह से फेमस हो चुकी थी कि मिस्टर ओबरॉय का रिश्ता मिताली शाह के साथ था और उस वक्त कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोना पोलाइटली बोली, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को किसी दूसरे मर्द के साथ देख ले और उन दोनों के रिश्ते के बारे में आपको पता भी ना हो और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की हो, तो क्या आप यही कहेंगे कि आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड का रिश्ता उसके साथ है? वह रिपोर्टर घूरकर सोना की तरफ देखता है। सोना सब लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, सम्राट ओबरॉय मेरे हस्बैंड है और मेरा नाम सोना सम्राट ओबरॉय है। और रही बात काव्या की, तो काव्या को अपने आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया गया है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, लेकिन मुझे अपने पति पर पूरा यकीन है और अब किसी भी तरीके से घटिया सवाल आप लोग नहीं करे, वही बेहतर है। उसके बाद सोना सम्राट का हाथ पकड़कर बोली, अंदर चले। सम्राट, जो अब तक सोना की बातें बड़े गौर से सुन रहा था, वह सोना का हाथ पकड़े हुए अंदर आ जाता है। मीडिया वाले उन लोगों की तस्वीर खींचने लगते हैं। सोना अंदर आते ही सम्राट के हाथ को छोड़ देती है, एक गहरी सांस लेती है। सम्राट उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें और कुछ कहने के लिए नहीं मिला क्या? इतनी बकवास एक्टिंग कैसे कर सकती हो तुम? सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको सारे दिक्कतों से बाहर निकाला और आप उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। मेरी कॉन्फिडेंस को देखकर मीडिया वाले अब आपको ट्रोल नहीं करेंगे। सम्राट ने सोना की बात पर बोला, थैंक यू, तो मैं तुम्हें कहूंगा नहीं, क्योंकि यह जो रायता फैला है ना तुम्हारी वजह से फैला है। अगर तुम किसी भी तरीके का तमाशा नहीं करती तो शायद मीडिया वालों को इस तरह से मसाला डालने को नहीं मिलता। सोना एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोली, मुझे आपसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आपसे बहस करने का मतलब खुद के लिए खतरा मोल लेना है। तभी वहां राघव आ जाता है और सोना की तरफ देखने लगता है, जिस पर सम्राट ने गुस्से में कहा, उसे घुना बंद करो और यह बताओ कि मिताली शाह कहाँ है? राघव सम्राट की बात पर बोला, वो तो आपके आने से पहले ही यहां से चली गई थी। सम्राट गुस्से से राघव के ऊपर बिगड़ते हुए बोला, ब्लडी इडियट, तुम किसी काम के नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर टेबल पर रखो और यहां से चलते बनो, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे लापरवाह एम्प्लॉय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। तभी राजीव वहां आते हुए बोला, किस लिए इतना गुस्सा है सम्राट? इसकी कोई गलती नहीं है, अब तो उस मिताली को ही सही रास्ते पर लाना होगा। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, यह मिताली वही है ना जिसका नाम घर में चाची जी ले रही थी? लेकिन जिस तरह से वह बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आप दोनों का सच में रिश्ता है। सोना की बात पर सम्राट उसे गुस्से से घूरते हुए चिल्लाकर कहा, शट अप, अगर ऐसी घटिया थिंकिंग तुमने अपने दिमाग में लाई ना, तो तुम्हारे दिमाग की नस काट दूंगा मैं। मेरा उस बंदरिया के साथ कोई रिश्ता नहीं है। सोना सम्राट के गुस्से भरी आवाज से चुप हो जाती है। राजीव सम्राट से थोड़ी नाराजगी से कहता है, सम्राट, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम इस तरह से भाभी के ऊपर चिल्ला कैसे सकते हो? एक तो उन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी से बचाया, उल्टा थैंक यू कहने की जगह तुम उन पर चिल्ला रहे हो। सम्राट राजीव की बात पर अपनी आंखें छोटी छोटी करके बोला, कंट्रोवर्सी? ओ माय गॉड, और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में मुझे धकेलने वाली भी तो तुम्हारी यह प्यारी भाभी ही है ना? ऐसा तो है नहीं कि मीडिया वालों को बस ऐसे ही हवा में पता चल गया कि सम्राट ओबरॉय की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से हुई है? सोना सम्राट को देख रही थी, जो कि गुस्से में राजीव को घूर रहा था। राजीव सम्राट के घूरने को इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हारे इस तरह से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने पर कुछ नहीं होने वाला। और फॉर योर किन इन्फॉर्मेशन, सोना भाभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कुबेर कपूर ने करवाया होगा। सम्राट राजीव के बात पर बोला, बहुत हो गया, मुझे शाम तक उसकी कंपनी का बैंक डिटेल से चाहिए। अब ये तुम कैसे करोगी, तुम्हारे ऊपर है। इतना कहकर सम्राट अपने केबिन की तरफ चला जाता है। राजीव सोना की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, आप घर जाना चाहती है या फिर अपने पति के साथ रहना चाहती है? सोना राजीव की बात पर एक शरारत को महसूस कर लेती है और हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मैं यहाँ क्या करूंगी, घर ही जाना है मुझे। राजीव अपना सिर हिलाते हुए बोला, बाहर ड्राइवर खड़ा है, वह आपको घर छोड़ देगा। सोना राजीव की बात पर बोली, और वह मीडिया? राजीव बीच में ही बोला, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बॉडीगार्ड ने उन लोगों को संभाल लिया है, अब आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। सोना अपना सिर हिलाती है और बाहर चली जाती है।
उसके जाने के बाद राजीव अपने चेहरे पर गुस्सा लिए सीधा केबिन में आ जाता है। सम्राट राजीव की तरफ देखते हुए कहता है, सोना अवस्थी के बारे में किसी भी तरीके की बात अगर तुम करने वाले हो तो तुम जा सकते हो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं। राजीव अपना हाथ टेबल पर रखते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता कि तुम खुद को समझते क्या हो। जिस लड़की का रिश्ता तुम्हारे लिए किया गया था वो लड़की तो तुम्हें छोड़कर भाग गई, और जो लड़की तुम्हारे साथ एक रिश्ता बनाकर जीना चाहती है तो तुम उस लड़की को भगाना चाहते हो। तुम चाहते क्या हो? सम्राट बिना किसी भाव के बोला, रिश्तों से आजादी चाहता हूं ताकि खुले आसमान में गहरी सांस ले सकूं बिना किसी फांसी के फंदे के। जिस पर राजीव अपनी आंखें छोटी करके बोला, सीरियसली तुम रिश्तों से आजादी चाहते हो? शनाया कपूर के साथ तुम्हारी शादी हो जाती तो क्या तुम सभी रिश्ते से आजाद हो जाते? जिस पर सम्राट बिना किसी भाव के बोला, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाता तो रिश्ते ही कहां बनते। फिर कुछ सालों के बाद मैं उसे तलाक दे देता तो मेरी जिंदगी में आजादी फिर आ जाती। राजीव ने सम्राट के बात पर ताली बजाते हुए बोला, वाह व्हाट ए गेम। मैंने तुमसे बड़ा मास्टरमाइंड कभी नहीं देखा, और सेल्फिश भी जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। राजीव के कटाक्ष पर सम्राट बोला, मेरे जैसा मास्टरमाइंड कोई हो ही नहीं सकता, और होता तो शायद मैं यहां ना होता। राजीव गुस्से भरी नजरों से सम्राट को देखते हुए केबिन से बाहर चला जाता है तो सम्राट एक नजर उसे जाता हुआ देखने के बाद फिर से अपने काम में लग जाता है। यहाँ ओबरॉय विला में सभी लोग हॉल रूम में बैठे हुए थे। सोना जब घर पहुंचती है तो देखती है उसका सामान हॉल रूम में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है। सोना कंफ्यूज होकर घर वालों को देखने लगती है तो रचना उसके मुंह पर बैग फेंकते हुए कहती है, निकल जाओ यहां से और दोबारा अपनी यह मनहूस शक्ल लेकर हमारे घर बिल्कुल मत आना। सोना हैरानी से रचना की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन चाचा मैंने क्या किया? रचना सोना के बाजू को मजबूती से पकड़कर उसे एंट्रेंस की तरफ खींचते हुए बोली, तुझे नहीं पता बेशर्म लड़की की तूने क्या किया है इस घर में। चाहे सभी तुझे माफ कर दे लेकिन मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, और तुझ जैसी लड़की को हमारे खानदान में रहने की कोई जरूरत नहीं है। चली जा यहां से। इतना कहकर वह सोना को धक्का दे देती है। सोना फर्श पर गिरती उससे पहले ही दो मजबूत हाथ उसे पकड़ लेते हैं। जब सोना अपना चेहरा उठाकर उसे देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। सोना जब अपना चेहरा उठाकर देखती है तो उसे सुधांशु ने संभाल रखा था। सुधांशु को देखकर सोना की आंखें नम हो जाती है। सुधांशु गुस्से भरी नजर से रचना को देखते हुए बोला, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी दीदी को इसी तरह से धक्का देने की? रचना सुधांशु की बात पर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम बेशर्म लड़के तुम ही हो ना जिसने काव्या। सुधांशु रचना की बात बीच में काटते हुए बोला, माइंड योर लैंग्वेज। 1 महीने हो गए मैंने आपके घर की बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और सबसे जरूरी बात, मुझे नहीं पता था कि रईस जदिया ऐसी घटिया हरकत करती है, दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है और बिल किसी शरीफ जदे के नाम फाड़ती है। सुधांशु की बात पर रचना उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे काव्या की इस तरह से इंसल्ट करने की? सुधांशु भी रचना पर चिल्लाते हुए बोला, और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी दीदी की इस तरह से बेइज्जती करने की? होंगे आप लोग रईसजादे पर हमारी भी कोई इज्जत है, और आप क्या मेरी दीदी को निकालोगे? मैं खुद आप जैसे खोखले आलीशान घर में अपनी बहन को नहीं रखने वाला। सोना सुधांशु के हाथों को पकड़ते हुए बोली, सिद्धू शांत हो जाओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? सुधांशु अपने आंखों में नमी लिए सोना से बोला, आई एम सॉरी दीदी, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं उस दिन ट्रिप पर जाता ही नहीं। मैंने कल रात को मीडिया में न्यूज़ देखी, तब जाकर मुझे पता चला कि आप इन अमीरों के जाल में फंस चुकी है। सोना सुधांशु के आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए बोली, शांत हो जाओ सिद्धू, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और माफी मांगने की भी जरूरत नहीं। मुझे पता था कि मेरा सिद्धू कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी दीदी और मम्मी पापा को अपना सिर नीचे करना पड़े। सुधांशु सोना की बात पर नम आवाज में बोला, ये सब मेरे कारण हो रहा है दीदी। काश मैं काव्या ओबरॉय से मिला ही नहीं होता तो शायद आज आपकी जिंदगी इस कदर बर्बाद नहीं होती। नफरत है मुझे काव्या ओबरॉय और उसके पूरे परिवार से। इतना कहते हुए सुधांशु की आवाज में गुस्सा भर आता है। निर्जला जी जो मंदिर गई हुई थी सुधांशु और सोना के साथ उनके सामान को देख बाहर से ही हैरान हो जाती है। निर्जला जी गेट की तरफ से अंदर की तरफ आते हुए सोना से बोलती है, सोना तुम बाहर क्या कर रही हो और तुम्हारा सामान किसने बाहर रखा, चलो अंदर। रचना निर्जला जी की बात पर गुस्से से बोली, वो लड़की हमारे घर में नहीं आएगी, इसका ये फटीचर भाई अपनी बहन को यहाँ से लेकर जा सकता है। सुधांशु रचना की बात पर सोना के हाथ को पकड़कर बोला, मैं खुद यहाँ पर अपनी बहन को एक पल भी नहीं रखने वाला। निर्जला जी रचना से गुस्से में बोली, रचना तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त करती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सोना को घर से बाहर निकालोगी। तुम्हें कोई हक नहीं है इसे घर से बाहर निकालने का।
रचना निर्जला जी के बात पर बोली तो मैं भी देखती हूँ इस 2 कौड़ी की लड़की को घर के अंदर कौन लेकर आता है। निर्जला जी सोना के हाथ को पकड़कर बोली सोना अंदर चलो। सुधांशु सोना के दूसरे हाथ को पकड़कर निर्जला जी से बोला आंटी मुझे यहाँ पर बहस नहीं करना है, मैं अपनी बहन को ले जाने आया हूँ, इसलिए मुझे अपने दीदी को यहाँ से ले जाने दीजिए। सुधांशु की बात पर निर्जला जी परेशानी भरी आवाज में बोली लेकिन सुधांशु सोना सम्राट की पत्नी है और इस तरह से तुम उसकी पत्नी को उससे दूर नहीं कर सकते। सुधांशु ने निर्जला जी की बात पर बोला आंटी जी यहाँ आते ही मैंने देख लिया कि मेरी बहन को किस तरह से एक बहू होने का प्यार यहाँ मिल रहा है। अगर मैं अपनी बहन को नहीं थामता तो शायद अभी वो अस्पताल में होती। निर्जला जी सोना के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली सोना समझाओ तुम सुधांशु को, इस तरह से रिश्ते तोड़े नहीं जाते बेटा, उसे एक मौका देने से वो और बेहतर हो जाता है। सोना सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली सिद्धू तुम्हें घर जाना चाहिए। सुधांशु सोना की बात पर हैरान होते हुए बोला व्हाट, हैव यू लॉस्ट योर माइंड दीदी, मैं आपको इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़कर घर चला जाऊं। सोना सुधांशु के बात पर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली सिद्धू रिश्तों को समझने से और उसे सुझाने से रिश्ते सुधर जाते हैं। तुम अभी छोटे हो इसलिए तुम्हें ये सब गलत लग रहा है, बेहतर होगा कि तुम घर चले जाओ। सुधांशु सोना के बात पर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला दीदी मेरी गलती के कारण आज इस जाल में आप फंसी हो और आप कह रही हो कि मैं आपको इस जाल में छोड़कर चला जाऊं। रचना उन दोनों के बीच में बोली तुम दोनों का भाई बहन चारा यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हें जो तमाशा करना है जाकर अपने घर में करो। निर्जला जी रचना को साइड करते हुए सोना के हाथ को पकड़कर उसे वापस विला के अंदर ले जाती है और उसके साथ साथ सुधांशु भी अंदर आता है। निर्जला सोना को सोफे पर बिठाती है, इसके बाद उसने रचना की तरफ मुड़कर कहती है रचना मुझे पता है कि तुमने सम्राट की परवरिश की है और इसलिए वह तुम्हारी इज्जत करता है, इसकी वजह सिर्फ यह है कि तुमने उसकी जान बचाई थी और इस एहसान तले वह दबा हुआ है, वरना तुम्हारी बदतमीजी यहाँ कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। सोना सम्राट की पत्नी है और यह हक तुम तो क्या खुद सम्राट भी उससे नहीं छीन सकता, इसलिए याद रहे दोबारा तुम्हें बताने की जरूरत न पड़े, वरना माँ पापा को यहाँ बुलाने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। रचना सोना को नफरत भरी नजर से घूरते हुए अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रचना के जाने के बाद निर्जला जी सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली सुधांशु दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। निर्जला जी की बात पर सुधांशु बोला आंटी क्या आपको पता है कि काव्या किसके साथ भागी है। निर्जला जी सुधांशु की बात पर अपना सर झुकाकर बोली पहले हम सबको यही लग रहा था कि तुम हो जिसने काव्या को बहला फुसलाकर अपने साथ भागने पर मजबूर किया, लेकिन अब पता चल रहा है कि काव्या सच में किसी और के साथ चली गई है। सुधांशु सोना की तरफ देखते हुए बोला दीदी आपने जो कुछ मेरे लिए किया है ना, उसका भुगतान मैं खुद को और आपको इस बदनामी भरे इल्जाम से बाहर निकाल कर करूंगा। मैं पता लगा कर रहूंगा कि काव्या ओबरॉय आखिर कहाँ भाग गई। सुधांशु की बात पर सोना कुछ नहीं कहती। सुधांशु निर्जला जी से कहता है मैं अपनी बहन को पग फेरे के रस्म के लिए लेकर जा रहा हूँ। सोना निर्जला जी की तरफ देखने लगती है तो निर्जला जी सुधांशु से कहती है हाँ जरूर, तुम उसे लेकर जा सकते हो। सुधांशु सोना से कहा दीदी चले। सोना अपना सिर हिलाती है। सुधांशु जाने से पहले निर्जला जी की तरफ देखते हुए कहा अगर आप लोगों को मेरी दीदी वापस चाहिए तो उम्मीद करूंगा कि मिस्टर ओबरॉय उन्हें लेने जरूर आएंगे। सुधांशु की बात पर निर्जला अपना सिर हिला देती है तो सुधांशु सोना को लेकर अवस्थी हाउस के लिए निकल जाता है। निर्जला उन दोनों को जाता हुआ देखकर गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है क्या सम्राट सोना को लेने जाएगा। यहाँ अवस्थी हाउस सोना सुधांशु के साथ घर आती है। नीरू जी अपनी बेटी को इतने दिनों के बाद देखकर रो पड़ती है, जिस पर सोना उन्हें गले लगाते हुए रोते हुए कहती है माँ बस कीजिए, मैं वापस आ गई ना। नीरू सोना की बात पर रोते हुए बोली हाँ तुम वापस आ तो गई, प्लीज बेटा अब अपनी यह जिद छोड़ दो, उस जबरदस्ती के रिश्ते को तोड़ दो, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओगी। नीरू की बात पर सोना उसे हैरानी से देखते हुए बोली लेकिन माँ ओबरॉय परिवार मेरा घर है, इस तरह से मैं बिना प्रयास करे रिश्तों को कैसे तोड़ दूं। सुधांशु सोना की बात पर बोला आप उन लोगों के लिए चाहे कुछ भी कर लो दीदी, पर वो लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे और एक दिन आपको घर से निकाल देंगे, जैसे उस घर की बेटी ने मुझे अपनी जिंदगी से कचरे की तरह निकाल कर फेंक दिया। सोना सुधांशु की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली सिद्धू उस घर के सभी लोग ऐसे नहीं हैं। तभी शेखर जी आते हुए सोना की बात पर बोले मैं 2 बार वहां गया हूं और मुझे बेहतर तरीके से पता है कि उस घर के लोग कैसे हैं, सब दोहरी जिंदगी जीने वाले हैं। फेस टू फेस कुछ अलग चेहरे के पीछे फिर से वही शातिर दिमाग, उन सब से दूर रहो तुम सोना और मान जाओ हमारी बात। मुझ में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं कोर्ट से तुम दोनों का तलाक करवा सकता हूं। सोना शेखर जी की बात पर अपनी आंखों में नमी लिए बोली लेकिन पापा वह मेरे पति है।
शेखर जी ने इस बार गुस्से से कहा, कोई पति नहीं है वो तुम्हारा, जबरदस्ती के रिश्ते में तुम खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। सुधांशु तुम्हें यहाँ ले आया, लेकिन देखना तुम वहां से कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा, इसलिए बेहतर यही है कि चलो यहाँ से वापस। सोना शेखर जी बात पर बोली, पापा मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन उस घर में पापा माँ और विराट भैया चाचा जी सम्राट के दोस्त और उसके सारे साथी मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। चंद लोगों के गलत व्यवहार के कारण मैं पूरे घर को तो नहीं छोड़ सकती ना पापा। शेखर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो सोना, इस तरह से बिना सोचे समझे फैसला क्यों लेती हो? हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर तुम सच में ये रिश्ता अपनाना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। सोना शेखर जी की बात पर मुस्कुराती है और उनके गले लगते हुए कहती है, मुझे आपके हाथों का बना पेनकेक खाना है, बहुत मिस किया मैंने। शेखर सोना की पीठ को थपथपाते हुए बोले, परेशान मत हो, मैं तुम्हें जरूर बनाकर खिलाऊंगा, जाओ जाकर तुम फ्रेश हो जाओ। यहाँ शाम का वक्त है। ओबरॉय विला में सम्राट ऑफिस से घर आता है, हमेशा की तरह बिना किसी से बात किए सीधा अपने कमरे में जाकर कोट बैग शर्ट निकालकर सोफे पर फेंक देता है। सम्राट सीधा बाथरूम चला जाता है। जब उसे बाथरोब रैक पर नहीं मिलता तब वो थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है, सोना सोना मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरा सामान मत यूज किया करो। रॉब कहाँ है? लेकिन सम्राट को कोई जवाब नहीं मिलता, जिस पर सम्राट टॉवल लपेटकर कमरे में आता है। वहां पर कोई नहीं था। वो गहरी सांस लेकर खुन्नस में क्लोजेट में जाता है और लोअर टी शर्ट निकालकर पहनकर फिर से कमरे में आ जाता है। सम्राट अपना लैपटॉप लेकर फिर से काम के लिए बैठ जाता है। आधे घंटे के बाद वो टाइम देखता है जिसमें उसके कॉफी का वक्त हो गया था, इसलिए सम्राट फिर से चिल्लाते हुए कहता है, सोना मेरी कॉफी, आज तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तभी एक सर्वेंट आकर कॉफी टेबल पर रख देता है। सम्राट जो काम में डूबा हुआ था उसने सोना समझकर डांटते हुए कहा, सोना तुम्हारी बदतमीजी देख रहा हूं मैं, कैसे तुम मेरे हर काम को करने के लिए एक्टिव रहती हो और आज ऐसा कहते हुए वो चेहरा उठाकर ऊपर देखता है तो सामने सर्वेंट था जो उसे ही देख रहा था। सम्राट ने कंफ्यूज होकर बोला, कौन हो तुम और सोना कहाँ है? सोना के जिक्र पर उस सर्वेंट को सिर्फ इतना याद था कि आज दोपहर में रचना उसे घर से निकाल रही थी। सर्वेंट को फिर से खोया हुआ देखकर सम्राट ने इस बार गुस्से से बोला, मैंने पूछा सोना कहाँ है और उसकी जगह तुम कॉफी लेकर क्यों आए हो? सर्वेंट डरते हुए बोला, आई एम सॉरी बॉस, आज रचना मैडम ने सोना मैडम को घर से निकाल दिया। सम्राट ने हैरानी से कहा, व्हाट, चाचा ने सोना को घर से निकाल दिया? पर क्यों? सर्वेंट डरी हुई नजर से उसकी तरफ देखता है तो सम्राट उसे हाथ दिखाकर वहां से जाने के लिए कहता है। सम्राट के इशारा पाते ही वो सर्वेंट जल्दी से वहां से चला जाता है। सम्राट ने खुद से बोला, चाची ने सोना को घर से निकाल दिया, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, वो मेरी बीवी है। इतना सोचते हुए सम्राट बिना कुछ रिएक्ट किए फिर से अपना काम करने लगता है, लेकिन इस काम के दौरान वो कई बार सोना को आवाज लगता है, जिससे बार बार वही सर्वेंट आता और उसका सारा काम करता है। रात का वक्त है, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सम्राट भी आकर बैठ जाता है। उसे डिनर सर्व किया जाता है, लेकिन पहला चम्मच खाते ही उसका मुंह बन जाता है। वो थोड़ी नाराजगी से कहता है, सोना तुम खाना बनाना भूल चुकी हो क्या? सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। रचना सम्राट को घूर रही थी। निर्जला जी हल्की शरारत के साथ बोली, बेटा सोना अपने घर चली गई है और यह खाना सर्वेंट ने बनाया है, इसलिए सोना को दोष देना बंद करो। सम्राट निर्जला जी की बात पर बिना कोई जवाब दिए डिनर करके अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। रचना सभी को घूरते हुए चली जाती है। विराट निर्जला जी से बोला, लेकिन कुछ भी कहो मॉम, जब से भाभी के हाथ का खाना खाने को मिला है तब से किसी और के हाथ का खाना बहुत बोर लगता है। राजेंद्र जी ने विराट की बात पर बोला, अपने भाई को जाकर समझाओ कि हमारे घर की बहू को जल्दी लेकर आ जाए ताकि हमें टेस्टी खाना खाने को मिले, वरना इसी तरह रोज बोरिंग खाना खाने को मिलेगा। राजेंद्र जी की बात पर विराट ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे मरने का शौक नहीं है डैड, जो मैं भाई के गुस्से की अग्नि में कूद कर सुसाइड करने जाऊं। इतना कहकर विराट बिना किसी की बात सुने चला जाता है। विराट के जाने के बाद राजेंद्र और निर्जला जी भी सोने चले जाते हैं। सम्राट अपने कमरे में आकर पूरे कमरे को स्कैन करता है। उसे चारों तरफ सिर्फ सोना ही सोना नजर आ रही थी। चंद दिनों में ही उसने इस कमरे में काफी अच्छा कब्जा जमा लिया था। उसकी खुशबू अभी भी उस कमरे में मौजूद थी। सम्राट अपने ख्याल को झटकते हुए जाकर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वो खुद से बोला, क्या हो रहा है मुझे? क्यों बार बार याद आ रही है वो लड़की? क्या सम्राट को होने लगा है सोना के लिए कोई एहसास? शायद सोना की गैर मौजूदगी सम्राट को उसकी अहमियत का अंदाजा देगी। क्या सम्राट समझ पाएगा हाल दिल की चाहत? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए।